हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम गौरी को पढ़ने वाले हैं और इससे पहले जो है हमने गज़नवी के समय में जितने भी उनके इतिहासकार हैं, लेखक हैं, कवि हैं, उनके बारे में देखा था। साथ ही किताबुल हिंद के बारे में भी विस्तार से देखा था। तो आज हम यहाँ पर गौरी को देखेंगे, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। यह तुर्कों का संसबनी वंश था। मध्य एशिया में गौर प्रदेश था। मतलब मध्य एशिया में एक गौर प्रदेश हुआ करता था जहाँ पर अच्छे घोड़े और लौह इस्पात के लिए विख्यात था। इस्लाम को स्वीकार करने से पूर्व यहाँ के निवासी मतलब यहाँ के जो पहले इस्लाम स्वीकार नहीं करे थे, यहाँ पे जो है बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग थे, लेकिन जब गजनबी आता है तो यहाँ पर इस्लाम को जो है स्वीकार करवाया जाता है। तो यहीं पर जो है अब इस्लाम जो है स्वीकार करने लग गए थे लोग। यहीं पर एक वंश का उद्भव होता है जिसका हम गौरी वंश के नाम से जाना जाता है। गौर में इस्लामी सभ्यता के सांस्कृतिक एवं राजनीतिक प्रभाव महमूद गजनवी के समय हमें देखने को मिलते हैं। उसने गौरियों को इस्लाम धर्म के सिद्धांतों की शिक्षा देने के लिए एक जो है टीचर या फिर शिक्षक भी नियुक्त किया था। वस्तुतः गौरी आरंभ से ही गजनी के अधीन था। उनकी शक्ति अलाउद्दीन के काल में बढ़ने मतलब यहाँ पर जो है गौरी आरंभ में गजनी के ही अधीन था, लेकिन वहाँ का एक शासक होता है अलाउद्दीन, जो कि बहुत ही क्रूर और बहुत ही महत्वाकांक्षी था। अलाउद्दीन ने महमूद गजनवी की कब्र को छोड़कर बाकी गजनी वंश के जितने भी शासक थे उन सब की कब्रों को खुदवाकर हड्डी को हवा में फैला दिया था। अलाउद्दीन ने ही गजनी को 7 दिनों तक जलाया और जिसके कारण जो है अलाउद्दीन को जहाँ सोच या दुनिया को जलाने वाला कहा है। तो एक अलाउद्दीन खिलजी अलग हैं जो कि हम सल्तनत पीरियड में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी अलग है जो कि गौरी जो है गौर वंश का जो है एक शासक होता है। आगे देखते हैं, इसके पश्चात उसका चचेरा भाई गयासुद्दीन 1163 में गौर का क्या बनता है, शासक बनता है। गयासुद्दीन का छोटा भाई शिहाबुद्दीन था और उसने 1173 ईस्वी में गजनी को जीता। मिन्हाज के अनुसार उसकी माता बड़े भाई को हबशी और छोटे को जंगी कहा करती थी। शहाबुद्दीन गजनी का शासक बनता है और यहीं पर शहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी था। मतलब यहाँ पर जो है शहाबुद्दीन ही जो है जिसको मोहम्मद गौरी कहा गया। 12वीं सदी में भारत पर इसने आक्रमण किया। अब यहाँ पे करामी संप्रदाय इसको भी देख लेते हैं। करामी संप्रदाय क्या है? यह नाम जो है मोहम्मद बिन कराम के नाम पर पड़ा, जो सिजिस्तान का निवासी था। सुल्तान महमूद गजनवी ने करामियों को संरक्षण दिया था। कालांतर में करामी संप्रदाय ने इस्लाम और बौद्ध धर्म के बीच का प्रवेश मार्ग की भूमिका निभाई। मिन्हाज के अनुसार गयासुद्दीन और मुइजुद्दीन दोनों भाई पहले करामी थे। तो ये कौन कहता है? मिन्हाज मिन्हाज के अकॉर्डिंग जो है गयासुद्दीन और मुइजुद्दीन मुइजुद्दीन मतलब जो कि गौरी के नाम से विख्यात होते हैं। तो ये दोनों भाई पहले कौन थे? करामी थे। इसके पश्चात ही शेख वहीउद्दीन मरवारुद्दीन के प्रयासों से वे सुन्नी यानी शरीयत में सम्मिलित हुए। इसके धर्म परिवर्तन का उल्लेख कौन करता है? मिन्हाज एवं अब्बे अमीर ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। गौरी ने सर्वदा अपने बड़े भाई गयासुद्दीन का सम्मान किया और एक स्वतंत्र शासक होते हुए भी स्वयं को उनके अधीन माना। उसने अपने बड़े भाई के नाम के सिक्के भी ढलवाए और खुतबा भी पढ़ा। वह अपने भाई की आज्ञा के बिना कभी किसी अभियान पर नहीं जाता था। 1203 में गयासुद्दीन की मृत्यु के पश्चात मोहम्मद गौरी ने एक स्वतंत्र शासक के रूप में मुइजुद्दीन की उपाधि धारण की तथा गौर को क्या बनाया? उसने राजधानी बनाया। मतलब जब उसके बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है उसके बाद ही वो स्वतंत्र रूप से
जो है शासक या फिर मुइजुद्दीन की उपाधि धारण करता है, बल्कि उससे पहले जो अपने भाई का बहुत सम्मान करता है, सारी चीज़ें उससे पूछ कर ही करता है और फिर गौर को वो राजधानी बनाता है। तो यहाँ से जो है गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी का जो है राजनीतिक जो है करियर शुरू होता है। तो अब यहाँ से देखते हैं इनका नाम क्या था। तो जंगी, जैसा कि उनकी माँ बोलती थी, शिहाबुद्दीन खुरासान विजय प्राप्त करने के पश्चात उसने जो है शिहाबुद्दीन की उपाधि मुइजुद्दीन हो गई और मोहम्मद बिन साम ये उसकी उसी के ही जो थे अन्य नाम थे। इसका वंश हम देख चुके हैं, संस बनी था। जुहाक जुहाक जो है पौराणिक नायक जुहाक को मुइजुद्दीन के राजवंश का प्रथम पूर्वज बताया जाता है। मिन्हाज के तबकाते नासिरी में मोहम्मद गौरी के हिंदुस्तान विजय का प्रमाणिक विवरण हमें देखने को मिलता है। तो मिन्हाज की जो बुक है तबकाते नासिरी, उसमें मोहम्मद गौरी की जो विजय है वही एक प्रमाणिक बुक है, तबकाते नासिरी, मिन्हाज की तबकाते नासिरी। तो चलिए देखते हैं गौरी का भारत पर आक्रमण के क्या क्या कारण थे। तो भारत में साम्राज्य स्थापित करना था, वही हमने गजनवी का देखा था। तो उनका तो कोई मकसद ही नहीं था कि वो यहाँ पर जो है अपना साम्राज्य विस्तार करें, बल्कि उनका सिर्फ और सिर्फ लूट था और अपने धर्म को फैलाना था। लेकिन इनका जो उद्देश्य था वो साम्राज्य स्थापित करने के लिए था। पंजाब को जीतना, जो कि गजनी वंश के खुसरो मलिक के अधीन था। तीसरा, इनके बड़े भाई से समझौता हुआ था कि वो पश्चिम की ओर राज्य विस्तार करेंगे। शिहाबुद्दीन पूर्व की ओर। धर्म विस्तार एवं धन की लालसा तो ऑलरेडी उनमें थी ही। इन सभी कारणों से के कारण ही जो है प्रधान कारक भारत में साम्राज्य स्थापित करने की उनकी महत्वाकांक्षा थी। अब प्रमुख अभियान देख लेते हैं। तो मोहम्मद गौरी के समय ये सारे के सारे कहाँ पर होंगे? भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र से ही जो है अभियान किए गए थे। तो 3 मुस्लिम यहाँ पर स्वतंत्र राज्य थे। इसमें लाहौर में खुसरो शाह, मुल्तान में कारमाथी और सिंध में सुमरा वंश, मतलब 3 वंश यहाँ पर मुस्लिम राज्य हुआ करता था उत्तर भारत के उत्तर पश्चिम में। देवल सिंध की राजधानी थी। मोहम्मद गौरी ने गोमल दर्रे से भारत पर आक्रमण किया। उनका पहला आक्रमण जो है 1175 ईस्वी में मुल्तान के करमाथी जाति के शियाओं इस्माइली नास्तिक पर हुआ था। तो पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान पे हुआ था। मुल्तान पर सबसे पहले। मुल्तान के साथ ही गौरी ने उच्च और निचले सिंध को भी जीत लिया। यहाँ पर इतिहासकार सतीश चंद्र जी कहते हैं कि करामातों का बाहर मत था, जिसमें हिंदू एवं बौद्ध धर्म की अनेक विशेषताएं जो है सम्मिलित थी। उनका रहस्यवादी संप्रदाय भुला हिंदा के नाम से भी जाना जाता था। गौरी ने उन्हें सरलता से परास्त कर मुल्तान पर अधिकार कर लिया। 1178 में गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया। वहां के शासक मूलराज कौन थे? द्वितीय। और गजनवी के समय में मूलराज प्रथम थे। तो जब गौरी आता है तब मूलराज द्वितीय होते हैं। अपनी विधवा माँ नायका देवी के नेतृत्व में आबू पहाड़ के निकट कायाद्रा ग्राम में काश हद मैदान में गौरी को उसने पराजित किया। वह भारत में गौरी की पहली विजय थी। गौरी का अगला आक्रमण जो है 1179 में होता है। एक साल के बाद ही पंजाब में गजनी वंश के अंतिम शासक खुसरो शाह, जो कि कहाँ पर था? लाहौर में थे। खुसरो शाह पर हुआ और गौरी ने पहले पेशावर जीता और उसके बाद जो है राजधानी लाहौर को 1186 में जीता लाहौर को। और इस मुहिम में गौरी को जम्मू के राजा विजय देव का सहयोग प्राप्त हुआ। खुसरो शाह बाला खान नामक दुर्ग में भेजा गया और अली करमक को लाहौर की जिम्मेदारी दी गई तथा लाहौर की जिम्मेदारी अली
करमक को दी गई, साथ ही न्याय प्रबंध मिन्हाज के पिता सिराजुद्दीन को सौंपा गया। 1182 में देवल के विरुद्ध अभियान किया और सुमरा शासक ने उनकी अधीनता स्वीकार की। 1185 में गौरी ने सियालकोट को क्या कर लिया, जीत लिया। 1188 में गौरी ने भटिंडा अभियान किया और तवर हिंद के किले को जीत लिया। यही घटना तराइन के प्रथम युद्ध का तत्कालीन कारण बनी, क्योंकि दिल्ली एवं अजमेर का शासक जो है पृथ्वीराज तृतीय इस पर अपना दावा करता था। गौरी ने पृथ्वीराज तृतीय के पास इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कवास उल मुल्क रुकनुद्दीन हजमा को दूत बनाकर भेजा, परंतु वार्ता जो है असफल रही। 1191 में भटिंडा के निकट ही जो है तराइन का प्रथम युद्ध होता है, जिसमें जो है पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं और इस युद्ध में सेनापति पृथ्वीराज का भाई गोविंद राय स्कंद या खांडेराज इसमें युद्ध में भाले से गौरी को घायल किया था, परंतु एक खिलजी अधिकारी ने गौरी की जान बचा ली। फरिश्ता के अनुसार मोहम्मद गौरी दुख और अपमान की भावना से इतना अधिक पीड़ित था कि वह ना खाता था, तो ये फरिश्ता लिखते हैं, ना ही अपनी पत्नी के पास गया और उसने अपने परिधान को भी नहीं बदला, वह अपने शरीर पर पहने हुए था। दिन रात वह पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध की तैयारी में व्यस्त रहता था। 1 वर्ष की गहन तैयारी करने के बाद ही तत्काल उसने हिंदुस्तान के लिए कूच किया। तो ये फरिश्ता का कोटेशन है, जब मोहम्मद गौरी तराइन के पहले युद्ध में हार जाता है पृथ्वीराज चौहान से। आगे देखते हैं। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट दिया गया है, इसको भी देख लेते हैं। तो संसब जिसके नाम से यह राजवंश स्थापित हुआ था, जुहाग वंश का था। मिन्हाज के अनुसार उनके खलीफा अली के हाथों इस्लाम स्वीकार किया था। मिन्हाज का कथन है कि संसब राजवंश के प्रत्येक शासन को खलीफा अली का प्रतिज्ञा पत्र स्वीकार करना पड़ा था। गौरी वंश के शासकों का खलीफा अली के प्रति इतना गहरा लगाव था कि उन्होंने उमैया खिलाफत को मान्यता ही नहीं दी थी। आगे देखते हैं। अब देखते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध। इसमें गौरी की सजगता और श्रेष्ठ युद्ध प्रणाली के कारण क्या है, मुसलमानों की जीत होती है। 1192 को 1191 को पहला हुआ था। गौरी की सेना की संख्या मिन्हाज की संख्या जो थी, मिन्हाज बताते हैं कि 1,20,000 थी। इस्लामी बताते हैं कि 1,30,000 है। फरिश्ता के अनुसार राय पथोड़ा की सेना में 3 लाख राजपूत अफगानी अश्वरोही, मतलब कुल मिला के उनकी ही ज्यादा थी और गौरी की जो है कम थी। आगे है मुइजुद्दीन की सेना में, यानी कि गौरी की सेना में गजनी के 4 प्रसिद्ध सेनानी थे। कौन कौन से, बिल्कुल याद रखना है इनको। गजनी की सेना में 4 प्रमुख सेनानी थे, उनके नाम निम्नलिखित हैं। खरबक, खरमेल, इल्लाह, मुकलवा। खारबक, खरमेल, इलाहा, मुकलबा। इसके अतिरिक्त यलदौज, कुवाचा एवं एवक थे। फरिश्ता के अनुसार पृथ्वीराज के साथ हिंद के अग्रणी 150 राय शत्रु का दमन करने तथा स्वयं नष्ट हो जाने का दृढ़ संकल्प लेकर आए थे। इसामी के अनुसार गोविंद राय यानी खांडे राव राजपूत सेना का सेनापति मुकद्दम था और वह पिथौरा यानी पृथ्वीराज के अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहा था। पिथौरा स्वयं केंद्रीय सेना का नेतृत्व कर रहा था। उसकी सेना के बाएं दस्ते का संचालन भोला कर रहा था, जो कि उसका प्रधानमंत्री था। दाहिनी कमान पर जो है बदसमा रावल के नेतृत्व में थी। गोविंद राय इस युद्ध में मारा गया और पृथ्वीराज जो है सरस्वती नदी के निकट जो है पकड़ा गया। चंद्रवरदाई के अनुसार पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया, वहीं गौरी की हत्या के अपराध में उनका वध कर दिया गया। मिन्हाज के अनुसार पृथ्वीराज की तुरंत हत्या कर दी गई और हसन निजामी
के अनुसार पृथ्वीराज ने गौरी की अधीनता स्वीकार कर ली और कुछ समय तक जो है अजमेर में शासन भी किया। इस मत की पुष्टि संस्कृत एक ग्रंथ किलस विधि विधवा मसा से हो जाती है। तो ये ग्रंथ जो है संस्कृत का है, जो ये बताता है अकॉर्डिंग टू हसन निजामी कि उसने क्या किया था, पृथ्वीराज चौहान ने गौरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। और संस्कृत के ग्रंथ से भी पता चलता है, और उस ग्रंथ का नाम है किस्सल विधि विधवा मसा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली बुक। आगे है, साथ ही पृथ्वीराज के कुछ सिक्कों के पीछे के भाग में श्री मोहम्मद शाम लिखा होना भी ये सिद्ध करता है कि उन्होंने क्या किया था, गौरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। परंतु जब पृथ्वीराज ने विद्रोह का षड्यंत्र किया तब उसे मृत्यु दंड दे दिया गया। मतलब ऐसा कहा गया कि उसने स्टार्टिंग में तो वही ठीक है, अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन फिर धीरे धीरे उनके मन में जो है विद्रोह करने का ख्याल आया, षड्यंत्र किया, तो फिर उसको क्या कर दिया, मृत्यु दंड दे दिया। उसकी मृत्यु के बाद गौरी ने पृथ्वीराज के पुत्र गोविंद राज को अजमेर का शासक बनाया। दिल्ली में गोविंद राय के पुत्र को शासक बनाया। वस्तुतः गौरी ने आरंभ में ही अपने विजित प्रदेशों से हिंदू राजाओं को ही शासक नियुक्त किया था। इंद्रपंथ यानी इंद्रप्रस्थ में सैनिक मुख्यालय लश्करगाह स्थापित किया। उद्देश्य था कि हिंदुओं की भावना को संतुष्ट करके मुस्लिम विजय को क्या किया जाए, संगठित किया जाए। आगे देखते हैं, गौरी ने इंद्रप्रस्थ मतलब दिल्ली के आसपास वाला इलाका इंद्रप्रस्थ जो है कहलाता था। इंद्रप्रस्थ ने में अपने विश्वास प्राप्त शासक किसको रखा, ऐबक के नेतृत्व में एक सेना रख दी, जिसका कार्य ये था कि हिंदू शासकों से संधि करना और विद्रोह को दबाना था। ऐबक का पहला मुख्यालय दिल्ली के पास इंद्रप्रस्थ था। जिधर अजमेर में हरिराज ने गोविंद राज को हटाकर चौहानों की स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न किया, परंतु ऐबक से हारने के कारण हरिराज ने चिंता में कूदकर आत्महत्या कर ली। आगे देखते हैं, अब जो है 94 मतलब 1191 में पहला हुआ, 92 में दूसरा हुआ, फिर उसके बाद ये घटना चलती रही। अब आते हैं 94, अजमेर को ऐबक ने अपने प्रत्यक्ष जो है अधीन में ले लिया। इसी अवसर पर ऐबक ने 2 स्थापत्य बनाए थे। पहला है दिल्ली में पहली मस्जिद, जिसको कुवत अल इस्लाम मस्जिद कहते हैं, और दूसरा है अजमेर में विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित संस्कृत विद्यालय। तो अजमेर में बीसल द्वारा निर्मित संस्कृत विद्यालय को, और दिल्ली में कुवत अल इस्लाम मस्जिद बनवाई थी। और 1196 में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद को बनवाना शुरू किया, जो 1200 में जो है पूर्ण होता है। तो ये पहली ऐसी इमारतें थी जो हिंदू की जो इमारतें थी उनको ही तोड़कर जो है बनाया गया था। आगे है 1194 में 1194 में गौरी ने यमुना तट पर चंदावर नामक स्थान पर कन्नौज एवं बनारस के गहरवाल शासक जयचंद्र को हराया था। जयचंद्र गौरी एवं पृथ्वीराज तृतीय के बीच जो है युद्ध में तटस्थ रहा। 1194 में गौरी वापस चला गया, यानी एक में आया था, फिर हार गया, फिर 2 में 92 में जीता, फिर यहाँ पर रहा, और 94 में जो है गौरी वापस चला गया। विजित प्रदेशों को संगठित करने का दायित्व किसको सौंप दिया, ऐबक को सौंप दिया। 1195 में ऐबक ने अलीगढ़, जो कि दिल्ली के पास पड़ता है, कोइल तथा 1196 में रणथंभौर यानी राजस्थान में है जो किला को जीत लिया। 1195 और 96 में गौरी ने बयाना को जीता, और तत्पश्चात ग्वालियर को बहाउद्दीन तुगरिल ने जीता था। परिहार वंशीय सललखन पाल ने गौरी की अधीनता स्वीकार कर ली। इधर जो है अजमेर में मेड़ों ने क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था, जिसने ऐबक ने दबाया था। 1197 में गुजरात
ऐबक ने गुजरात की राजधानी हिंदवाड़ को लूटा। इस लूट के पैसे से उसने इल्तुतमिश को खरीदा था और गुजरात के शासक भीम द्वितीय के विद्रोह के कारण ऐबक गुजरात पर प्रत्यक्ष नियंत्रण कर पाया। ऐबक ने राष्ट्रकूट राजा से बदायूं 1197-98 में जीता था और फक्के मुदब्बिर एकमात्र इतिहासकार है जो ये बताता है कि 1199 से लेकर 1200 ईस्वी में ऐबक ने मालवा को विजित किया था। संभवतः ये एक धावा मात्र रहा होगा। अब आते हैं 1202 में। ऐबक ने चंदेल राजा यानी बुंदेलखंड तक आ गए थे। परमारी देव को हराकर बुंदेलखंड में कलिंजर, महोबा जिसको महोत्सव नगर भी बोलते हैं, खजुराहो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, महोबा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो इनको क्या है जीता था। परमार्दी देव ने प्रधानमंत्री अजय देव के विद्रोह को दबाया गया और तीनों नगर हसन अर्नल के अधीन रखे गए। 1204 ईस्वी में इख्तियारुद्दीन मोहम्मद अख्तियार खिलजी ने पूर्व की ओर तुर्की साम्राज्य का विस्तार किया। उसने उदंतपुरी, विक्रमशिला मतलब ये तो थे उत्तर और पश्चिम वाली विजय, और वहीं पर जो है एक बख्तियार खिलजी था जो कि पूरब भारत के जो पूर्वी इलाका है, जो बिहार और ये सारे बंगाल ये सारे आते हैं, तो वहां पर भेजा था जहां पर उदंतपुरी था। विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय को क्या कर दिया, उसने नष्ट कर दिया। बंगाल और बिहार को जीता बख्तियार खिलजी ने। मिन्हाज के अनुसार यहाँ का शासक लक्ष्मण देव था जिसकी राजधानी नदिया थी। लक्ष्मण सेन ने इस विपत्ति के निवारण हेतु 1203 में इंद्री महाशांति यज्ञ संपन्न किया था। तो ये भी पूछ सकते हैं कि इंद्री महाशक्ति यज्ञ जो है संपन्न किसने किया था, तो लक्ष्मण सेन ने किया था। किसके निवारण के लिए, यही जो यहाँ पर युद्ध हो रहे थे। और कब किया था, 1203 में इंद्री महाशक्ति यज्ञ। गौरी का क्रूप सरदार यानी बख्तियार खिलजी जो कि इस समय ऐबक का अधिकारी भी था, इस बार अपनी क्रूरता के कारण दिल्ली एवं गजनी में नौकरी प्राप्त न कर सका था। सर्वप्रथम उसी ने नदिया पर अधिकार किया और लखनौती को राजधानी बनाया। इस विजय के पश्चात मुइजुद्दीन ने उसे खिल्लत भेजकर क्या किया, सम्मानित किया था। ऐबक ने भी न केवल उसे सम्मानित किया बल्कि अमीरों को भी आज्ञा दी कि वे उपहार दें। बख्तियार ने लखनौती में मुइजुद्दीन के नाम पर खुतबा पढ़वाया। आगे देखते हैं 1205 में मोहम्मद गौरी अंधे खुद युद्ध में ईरान के ख्वारिज में शासक से भयंकर रूप से हार गए। ये हार गौरियों के लिए छिपा वरदान साबित हुई क्योंकि अब उसका एशिया से मोह भंग जो है हो गया था, मतलब इंटरेस्ट खत्म हो गया था। उसे पूर्णतः अपना ध्यान भारत पर लगाना था। लगभग इसी समय भारत में खोरखों ने विद्रोह किया। गौरी ने अपने आखिरी अभियान में झेलम और चिनाब के बीच जो है 1206 में खोरखों को हराया और बड़े पैमाने पर खोखरों का भी उसने कत्ल किया। इस खोखर अभियान में इल्तुतमिश ने अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया जिससे प्रभावित होकर गौरी ने ऐबक को आदेश किया कि इसे दासता से क्या कर दिया जाए, मुक्त कर दिया जाए। अतः जो है दास इल्तुतमिश अपने स्वामी से पहले ही दासता से मुक्ति पा लिया था। गौरी ने ऐबक को सुल्तान के साथ सहृदय व्यवहार का आदेश दिया था। अब इन्होंने भारत पर आक्रमण किया तो कुछ सांस्कृतिक उपलब्धि रही होंगी, तो इसको देख लेते हैं। फखरुद्दीन राजी और नजामी उरूजी गौरी के दरबार में थे। गौरी ने हिंदू देवी लक्ष्मी एवं नंदी की आकृति युक्त जो है सिक्के चलवाए थे। देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन साम भी लिखवाया था।
भारत में एकता व्यवस्था की शुरुआत मोहम्मद गौरी ने ही की थी। तो एकता व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? मोहम्मद गौरी ने ही की थी। तबकात नासिरी के अनुसार एक बार गौरी ने कहा था कि उसके दास ही उसकी आशाओं का आधार हैं, क्योंकि वे उसके सुदूर अभियानों का दायित्व संभाल सकते हैं। उसने स्पष्ट कहा था कि उसके दास ही उसके पुत्र हैं और उसके बाद भी उत्तराधिकारी होंगे। तो ये मोहम्मद गौरी का कहना था। अब मृत्यु देख लेते हैं मोहम्मद गौरी की। सिंध नदी के तट पर दायमक नामक स्थान पर शाम की नमाज पढ़ते समय किसी ने 15 मार्च 1206 में उसकी हत्या कर दी। चंद्रबरदाई इसका श्रेय, चंद्रदाई नहीं है, चंद्रबरदाई होगा यहाँ पर। इसका श्रेय जो है पृथ्वीराज तृतीय को देते हैं, जो कि तर्क संगत नहीं है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इस्माइली मत के अनुयायियों ने ही हत्या की है, तो कुछ इतिहासकार खुखरों को इसका श्रेय देता है, क्योंकि उसने खुखरों को भी हत्या करवाई थी। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन ये स्पष्ट रूप से नहीं है कि इन्होंने ही इसकी हत्या की थी। यल्दौज ने गौरी का शव जो है गजनी तक पहुंचाने के लिए मयदुल मुल्क अहमद अब्दुल्ला संजरी को नियुक्त किया था। मोहम्मद गौरी के शव को गजनी में क्या कर दिया? दफना दिया गया था। उसकी मृत्यु के बाद गजनी में अलाउद्दीन उसका उत्तराधिकारी हुआ, किंतु गयासुद्दीन ने उसे हटाकर स्वयं शासक बना दिया। आगे देखते हैं मलिक बहाउद्दीन तुगरिल। तो उपाधि जो है अल मुजुद्दीन अस सुल्तानी, यह मोहम्मद गौरी का ही दास था। जब धनकर दुर्ग पर विजय प्राप्त हुई तो उसी के अधीन रखा गया। बाद में उसने बयाना प्रदेश में सुल्तान कोट नगर बसाया और उसे अपना मुख्यालय बनाया। बहाउद्दीन तुगरिल की ऐबक से शत्रुता थी। मिन्हाज के अनुसार बयाना के क्षेत्र में बहाउद्दीन तुगरिल द्वारा किए गए अनेक सार्वजनिक काम उसके स्मारक के रूप में मौजूद हैं। आगे देखते हैं, थोड़ा सा भी और बचा हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं, ये तो था मलिक बहाउद्दीन तुगरिल, जो कि ऐबक का शत्रु था। मोहम्मद मलिक इजुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी, इसके बारे में देखते हैं। तो गर्म सीर का रहने वाला था। 15वीं शताब्दी में तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार बख्तियार ने विक्रमशिला एवं नालंदा का पर अधिकार कर उच्छंडपुर में दुर्ग बनाया था। कहाँ पर? उच्छंडपुर में। जब बख्तियार खिलजी के किताब अभियान का अंत तक महान दुर्घटना के साथ हुआ, तब उसने कहा था कि संभवतः मेरे स्वामी सुल्तान मुइजुद्दीन के साथ कोई दुर्घटना हुई है। इसके फलस्वरूप भाग्य ने मेरा साथ छोड़ दिया, अतः अली मर्दान ने बख्तियार की हत्या कर दी। अब दोनों को कंपैरिजन कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं, मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी को। फिर उसके बाद जो है पृथ्वीराज चौहान जो है क्यों हार गए, यानी राजपूतों के हार के कारण क्या थे, इसको भी यहाँ पर हम देखेंगे। तो पहले कंपैरिजन देख लेते हैं। महमूद गजनवी जन्मजात सेनापति था। उसने किसी भी अभियान में, चाहे वो भारत हो मध्य एशिया में, वो कभी नहीं हारा। मोहम्मद गौरी अनेक अवसर पर पराजित होता है, लेकिन उसकी विशेषता थी कि पराजयों से उबरने तथा गलतियों को सुधारने की उसमें क्षमताएं थी। मोहम्मद हबीब के अनुसार 3 भयंकर पराजयों अर्थात अंधेखुद, तराइन और अलहिंद बाड़ा का वह सेनानी अवश्य ही मध्य युग में एक महान साम्राज्य का संस्थापक था और इस दृष्टि से महमूद गजनवी से भी ऊंचा उठ गया था। आगे है भारत भूमि में अंदर तक प्रवेश पाने का श्रेय जो है मोहम्मद गजनवी को ही जो है जाता है, परंतु भारत में मुस्लिम राज्य की नींव डालने का श्रेय जो है मोहम्मद गौरी को प्राप्त है। लेकिन यह बुनियादी महमूद गजनवी ने ही रखी थी। और गौरी ने तुर्की साम्राज्य रूपी भवन खड़ा किया था, क्योंकि गजनवी ने पंजाब पर अधिकार करके भारत की अग्रिम सुरक्षा पंक्ति को तोड़ दिया था। तीसरा है, दोनों ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति में धर्म का सहारा लिया।
वस्तुतः दोनों के सामने भिन्न-भिन्न परिस्थितियाँ एवं चुनौतियाँ थीं और दोनों को अपने प्राथमिक उद्देश्यों की प्राप्ति हुई, इसलिए दोनों क्या थे? सफल थे। जहाँ महमूद गजनवी को हिंद की दौलत प्राप्त करना था, वहीं गौरी को हिंद में साम्राज्य स्थापित करना था। अब आते हैं राजपूतों के पराजय के क्या कारण थे? तो हसन, निज़ामी एवं मिन्हाज ने तुर्की विजयों को देवीय कृपा का परिणाम बताया है। वहीं फ़क्र मुदब्बिर ने अपने ग्रंथ अदब अल-हर्ब में तुर्की रणनीति तुर्की रण प्रणाली में गतिशीलता, अश्वारोही सेना की प्रमुखता भूमिका तथा भारत सामंती ढांचे वाली सेना में राजपूतों के पराजय का मुख्य कारण बताया है। तो ये कारण बताए हसन निजामी और मिन्हाज फ़क्र मुदब्बिर ने बताए हैं और हसन निजामी और मिन्हाज ने तो दैवीय कृपा बताई है। अब बात करते हैं इतिहासकार जगन्नाथ सरकार की। इन्होंने राजपूतों की पराजय का कारण इस्लामिक सिद्धांतों जैसे सामाजिक समता, नया धर्म एवं मुसलमानों का नशा मुक्त तथा भाईचारे की भावना से युक्त होना आदि को माना है। हमारे पास इस संदर्भ में ठंडे देश के इतिहासकारों जैसे लेन पूर्व स्मथ महोदय ने भी तर्क उपलब्ध है। उनका मानना है कि चूंकि ठंडे देश के मांसाहारी योद्धा थे इसलिए उनका सफल होना लाजमी था। ये लेन पूर्व और स्मिथ का कहना था। आगे है भिन्न-भिन्न विद्वानों के भिन्न-भिन्न मतों को देखते हुए जरूरी हो गया था कि तथ्यों एवं विचारों का गहराई से परीक्षण किया जाए। इसलिए हम सबसे पहले देखेंगे कि राजपूतों के पराजय के क्या कारण नहीं थे। तभी पराजय के कारणों की सही तस्वीर सामने आएगी। सबसे पहले तुर्कों द्वारा लोहे के रकाब जो कि घोड़े में लगाए जाते हैं, रकाब का प्रयोग करना पराजय का कारण नहीं था क्योंकि रकाब भारत में 8वीं शताब्दी में प्रचलित जैसे कि फक्के मुदब्बिर के तथ्यों से भी प्रमाणित होता है। तो लोहे की रकाब से रिलेटेड यूजीसी नेट ने कई बार जो है 2-3 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इतिहासकार सतीश चंद्र महोदय का मत है कि हाल के अनुसंधान यही दिखाते हैं कि तुर्कों के पास भारतीयों से बेहतर हथियार भी नहीं थे। राजपूतों के पराजय के कारण में भौगोलिक एवं आहार संबंधी तर्क ब्राह्मण एवं पूर्वगामी से युक्त हैं। राजपूतों में भी मांसाहार की प्रथा थी। ठंडे प्रदेश के सैनिक अच्छे एवं शक्तिशाली योद्धा को ये ठंडा तर्क है ठंडे प्रदेशों के इतिहासकार ही प्रस्तुत कर सकते हैं। प्राचीन काल से ही भारतीय सैनिकों की विदेशों में भारी मांग थी। हकमनी शासक क्षायार्ष द्वारा दारा तृतीय ने भारतीय सैनिकों की नियुक्ति अपने सैन्य संगठन में की थी। आरबेली के युद्ध में सिकंदर के विरुद्ध लड़ने हेतु दारा तृतीय ने भारतीय सैनिकों को विशेष रूप से मंगवाया था। कहने का सार यह है कि भारतीय सैनिक भी योद्धा प्रवृत्ति के ही थे और वीरता में तुर्कों से कम नहीं थे। इस मत की पुष्टि इससे भी हो जाती है कि स्वयं महमूद गजनवी एवं उसके उत्तराधिकारी महमूद दोनों ने अपनी बहुजातीय सेना में हिंदुओं की नियुक्ति की जिसमें तिलक और सेवेंद्र राय प्रमुख थे। मतलब कुल मिला के जिसने अपनी सेना को बहुत अच्छी तरह से संगठित कर लिया वही विजय होगा। इस्लाम धर्म की भूमिका को भी बहुत बढ़ा-चढ़ाकर नहीं देखना चाहिए। यदि मुसलमान अल्लाह और कुरान के नाम से ऊर्जा ग्रहण कर रण क्षेत्र में उतरते थे तो वहीं राजपूत जो है काली और भैरव के नाम पर भी युद्ध को कीड़ा समझकर प्रस्तुत करते थे। फिर अगर इस्लाम धर्म की तुर्कों की विजय में भूमिका रही होती तो मोहम्मद गोरी 2 बार भारत क्यों आता? आगे है भारत में व्याप्त जाति प्रथा को भी अतिरंजित करके नहीं देखना चाहिए क्योंकि तुर्क एवं राजपूत दोनों समाज विभाजित थे। यहीं पर इनकी चर्चा कर देना ज्यादा तार्किक है कि भारत में कभी भी जाति प्रथा ने निम्न जातियों को सेना में शामिल होने से नहीं रोका है। खुद कौटिल्य ने प्राचीन काल में ही शूद्रों की सेना में भर्ती होने का अधिकार दिया था।
यही कारण है कि आकार एवं मानव संसाधन की दृष्टि से राजपूत सेना तुर्क सेना से बड़ी होती थी। दूसरे भाईचारे की भावना से तुर्क विजेता कभी ओतप्रोत नहीं थे। खुद बलबन का कथन है कि मैं सियाब का वंशज हूँ और मैं निम्न कुल में जन्मे किसी भी व्यक्ति को देखता हूँ कि मेरे नथुने पकड़ने लगते हैं और मेरे हाथ तलवार पर चले जाते हैं। लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि हमें ये स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि राजपूतों की तुलना में तुर्कों के सामाजिक बंधनों की कसावट ढीली थी। तुर्कों में सामाजिक भेदभाव उतना जटिल और गंभीर नहीं था जितना हिंदू समाज में था। भारतीय समाज में पृथकतावादी प्रवृत्तियों का प्रसार था। लोग छोटे-छोटे क्षेत्र को अपना देश मानते थे। मतलब बटा हुआ समाज था कुल मिला के। समाज में कलिवर्ज्य सिद्धांत यानी विदेशी यात्रा निषेध लागू था, जिसके कारण बाहरी देशों के नवीन ज्ञान से भारतीय समाज लाभ नहीं उठा सके। सतीश चंद्र यानी इतिहासकार सतीश चंद्र के अनुसार भारतीयों के बीच से विदेशियों का अध्ययन करने वाला कोई अलबरूनी नहीं निकला। बौद्धिक रूप से तथा ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भारत पिछड़ा रहा था। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि आखिर राजपूतों की पराजय के मूल कारण क्या थे। अभी तो देखा था कि कौन कौन से नहीं थे, जैसे कि इतिहासकारों और लेखकों ने बताए थे। तो कारण देखते हैं, इसका जवाब BMA हबीबुल्ला महोदय जी कहते हैं कि गौरी की सफलता तो किसी तत्कालीन घटनाक्रम में नहीं खोजना चाहिए, अपितु यह एक ऐसी दीर्घकालीन प्रक्रिया का अंतिम परिणाम था जो कि 12वीं सदी में जारी रहा। इतिहासकार सतीश चंद्र के अनुसार वस्तुतः हिंदुस्तान में सिंधे सिंधु से बाहर पैर जमाने की टोही गतिविधियां महमूद गजनवी के उत्कर्ष के एक सदी पूर्व से ही शुरू हो गई थी। फिर महमूद गजनवी ने अफगानिस्तान एवं पंजाब पर अधिकार करके भारत की बाहरी सुरक्षा पंक्ति को तोड़ दिया था और यहीं से भारत की सामरिक दृष्टि से बचाव नीति अपनाने को विवश होना पड़ा। वास्तव में हार की पटकथा तो यहीं से शुरू हो गई थी, 1192 में जाकर समाप्त होती है। मतलब गजनवी से ही स्टार्ट हो जाती है, मोहम्मद गजनवी से, और फिर 1192 जब तराइन का द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं, तब ये समाप्त हो जाती है। काबुल, जाबुल और जमीदावर अथवा अर्थात हलमंद नदी के आसपास के क्षेत्र जो है अलहिंद कहे जाते थे, 9वीं शताब्दी से ही तुर्कों के कब्जे में थे। ध्यातव्य है कि राजपूत राज्यों ने सामरिक अंतर्दृष्टि से नितांत अभाव का परिचय दिया। वे अफगानिस्तान, पंजाब से तुर्कों को उखाड़ फेंकने के लिए कोई रणनीति ही मोर्चा नहीं बना पाए। मतलब गजनवी आया और चला गया, उसके बाद भी उन्होंने वहाँ पर सुरक्षा की एक जो सीमा थी वो वहाँ पर उन्होंने नहीं किसी प्रकार की नहीं प्रोटेक्शन वहाँ पे किया। इस कारण जो है अगली बार आक्रमण होना बिल्कुल तय था। आगे देखते हैं, राजपूत सैन्य ढांचे पर नजर डालें तो वह सैन्य संगठन एवं नेतृत्व मतलब दृष्टि से हीन ही था। एक तो सामंती प्रथा के कारण राज्य की आय सीमित हो गई थी, क्योंकि भू राजस्व का विभाजन सामंतों में ही हो जाता था, जिससे ऊपरी एवं केंद्रीय नेतृत्व को उसका अल्प भाग ही प्राप्त था। मतलब पॉलिटिकल यहाँ पर जो मजबूती थी आर्थिक तौर से, वो यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलता है। इसका परिणाम ये हुआ कि शासक के हाथ में आर्थिक साधन सीमित हो गए थे। वे राज्य की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली सैन्य संगठन का बोझ उठाने में असमर्थ थे। राजपूत शासक जहां सामंतों द्वारा जुटाई गई एक वे केंद्रीय सेना का नेतृत्व करते थे, वहीं तुर्क इक्तदारी के माध्यम से एक केंद्रीय सेना था। इसलिए राजपूतों की पराजय के एक कारणों में इक्तादारी पद्धति का सामंतवादी पद्धति के ऊपर विजय के रूप में देखा जाना चाहिए। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि राजपूतों में रणनीति दृष्टि की कमी थी, लेकिन इसी के साथ उनकी रण पद्धति भी तुर्कों से बेहतर नहीं थी।
मिन्हाज के अनुसार सर्वप्रथम भारतवर्ष में करवा नामक अस्त्र का प्रयोग, तो ये करवा नामक जो है अस्त्र का प्रयोग किसने किया था, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो किसने किया था, मोहम्मद गौरी ने किया था। आगे देखते हैं, करवा अस्त्र जो है गौरी का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण था। तुर्कों को विश्व में सर्वाधिक निपुण जो है घुड़सवार उनके बहुत अच्छे थे, ख्याति प्राप्त थे। राजपूत वहां अपनी सारी सेना एक साथ झोंक देते थे, वहीं तुर्क जो है टुकड़ों में यानी कोतुली सेना के रूप में बचाकर रखते थे, जिससे वे अपनी हार को जीत में बदल देते थे। अब यहाँ पे कोतलू सेना के ही बल पर कड़ा और अवध के सूबेदार अलाउद्दीन खिलजी ने देवरिया को जीता था। बाबर कहता है, भारतीय मरना जानते हैं, युद्ध करना नहीं जानते हैं। राजपूतों द्वारा धर्म युद्ध करना, भक्ति सेना पर हमला न करने के साथ साथ भारतीय तुर्क शासकों में हार के कारणों में दृष्टिकोण का भी बुनियादी फर्क था। भारतीय शासक युद्ध में हार को व्यक्तिगत अपमान मानकर कभी-कभी आत्महत्या कर लेते थे, जैसे कि महमूद गजनवी एवं ऐबक से हारने के पश्चात क्रमशः जयपाल एवं हरिराज द्वारा आत्महत्या किया जाना। वहीं तुर्क शासक हार के कारणों का गहन परीक्षण कर एवं स्वयं में महत्तम सुधार कर पुनः रणक्षेत्र में उपस्थित होते थे। जैसे 1192 में मोहम्मद गौरी फिर इसी तराइन में लड़ा, जहां उसको पूर्व वो है हार चुका था। कुल मिलाकर राजपूतों के पराजय के कारण सैनिक संगठन नेतृत्व में कमजोरी, दोषपूर्ण सामाजिक संगठन के साथ साथ राजपूतों में व्याप्त पृथक्करण का भाव, इन सब के कारण जो है वो एक समूहबद्ध ना हो सके और एक एक करके पश्चिम से होने वाले आक्रमण के सामने जो है हारते चले गए। तो ये थी कुछ इस प्रकार की कहानी मोहम्मद गौरी की। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।